ये समझाना अगर आप समझ पाओ कोई तो। एक स्टोन फेंक रहा है बच्चा, है ना? पर मैं समझाओ कुछ, क्या कहना चाह रहा है, कौन सी एक्टिविटी क्या कर रहे हैं बच्चे को? फ्रेंचेस नहीं होती, वो फ्रेंचेस होती है ना जो आर्मी में गोल गोल वाली है, वो वाली फ्रेंच की बात कर रहा है। अच्छा, तो कुछ वही हुआ ना कि कुछ चीजें पास हो जा रही, कुछ टकरा के आवाज आ रही है ऐसे। वो तो बहुत जालनुमा गैप है। स्ट्रक्चर, ऐसे जालनुमा स्ट्रक्चर है। कुछ इससे हाँ। टकराई तो आवाज की, जो पास हो गई वो आवाज नहीं किया। यही कहना चाह रहा है ना? हम्म। तो यहाँ से ये हुआ कि सिमिलर रेजोनेटिव अल्फा पार्टिकल के बारे में कहा गया कि कुछ मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल passes थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। दूसरा कहा गया वेरी फ्यू पार्टिकल वेर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ इंडिकेटिंग दैट पॉजिटिव चार्ज एट द ऑक्यूपाई अ वेरी लिटिल स्पेस। कह रहे कि बहुत छोटा सा स्पेस में जो है कुछ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा है, जो कि लाइट को, जो कि उस रे को, अल्फा पार्टिकल को आगे जाने नहीं दे रहा है, वापस कर दिया। ठीक है। A very small fraction of alpha particle were deflected by 180 degree indicated that all the positive charge and mass of gold atom were concentrated in the very small volume within the atom. From the data, he also calculated that radius of nucleus is about 10 to the power 5 times less than radius of atom. ये लाइन याद रखिएगा, ये लिखा था उस दिन मैंने, गलत सही कराया था किसने मेरे को, परमित नहीं कराया था। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये आपको आ सकता है एसएसएन रीजनिंग में या किसी चीज में भी आ सकता है। तो फिर भैया क्या क्या फीचर दिया रदरफोर्ड ने? रदरफोर्ड और न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम कहते हैं चार तीन बातें हैं, इसको याद रखिएगा। पहला कि देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज centered an atom is called nucleus। अच्छा, रदरफोर्ड ने ये तो बात कह दी, रदरफोर्ड ने ये बात तो कह दी कि, सुनो, रदरफोर्ड ने कहा कि एक स्फेयर है, स्फेयर के बीच में न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, इसमें पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन जो है इसका गोला चक्कर काट रहा है ऐसे। लेकिन एक गलती कर दी इस बात में, क्या? अगर मैं तुमको एक रस्सी में बांध के एक सर्कुलर रेडियस में घुमाऊं तो कुछ समय के बाद तुम थक गिर सकते हो ना? नहीं गिरोगे, थक जाओगे, मतलब रेडिएशन होगा, है ना? तो जब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे गोल गोल किसी भी पाथ में, तो वो घूमते घूमते थकेंगे। क्यों? क्योंकि उनका एनर्जी लॉस हो रहा है रेडिएशन की वजह से। और एक समय आएगा कि इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते गिर जाएंगे किसमें? न्यूक्लियस में। और अगर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरते हैं तो ये एटम क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा, यानी एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ऐसा कोई एटम होगा ही नहीं। तो यहीं पर रदरफोर्ड फेल हो गए। हाँ, रदरफोर्ड ने ये बात तो बताई कि बीच में पॉजिटिव चीज है जिसको कहा गया न्यूक्लियस आगे, ये बात तो सही बताई, बट इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के बारे में रदरफोर्ड ने नहीं बताया। और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को बताया किसने आगे चल के? हमारे महान बोहर मॉडल। ठीक है, ये ड्रॉबैक याद रखना। ठीक है, इस चैप्टर में लर्निंग बहुत है, न्यूमेरिकल एक भी नहीं है, थ्योरी चैप्टर ही है। ठीक है, न्यूमेरिकल मतलब इन सेंस वो है कि एलएमएल वाला है, ठीक है, वैसा डिस्ट्रीब्यूशन वाला। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एंड कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। ये बातें आप एग्जैक्ट अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है, मुझे नोटबुक चाहिए होगा। ठीक है, ये सब जो मैं बना रहा हूँ ना, ये पॉइंट्स, ये अपनी नोटबुक में लिख लेना। यही इंपॉर्टेंट है, जो जो पॉइंट्स में ये लिख देना। रदरफोर्ड मॉडल हेडिंग डालना, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, उसमें ये तीन बातें लिख देना, ये इंपॉर्टेंट है। पॉइंट्स बनाने तो जरूरी है ना। पुष्कर आवाज आ रही है? यस सर। हेडिंग डाल दो, हेडिंग डालो अपनी नोटबुक में, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ये भी इंपॉर्टेंट है। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, इसको पढ़ लेते फिर हम बताएंगे क्या पॉइंट लिखना है। और रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं, और अगर सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं जैसे यहाँ पे लिखा है, तो उनका कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगा। अगर आपको गोल गोल घुमाया जाए किसी ग्राउंड में तो आपको चक्कर आ जाएगा। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को भी चक्कर आ सकता है, ऐसा लोगों ने कंक्लूजन दिया। और इस बात को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि हो सकता है भाई, कुछ बता नहीं पाए इसके बारे में, एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि अगर नहीं चक्कर आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा, आ ही रहा है तो क्यों आ रहा है, कुछ भी रदरफोर्ड बता नहीं पाया ऐसी बात। तो यहाँ पे लिखा है, पढ़िए, द ऑर्बिटल रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द, अब कोई फायदा ही नहीं आने का इस समय, क्या? ठीक है, चलो अटेंडेंस लग जाएगी, है ना?
अटेंडेंस लगाते हैं आपके बच्चे। The orbital revolution of electron is not expected to be stable। पहली बात तो ये कहा गया कि any particle in circular orbit would undergo acceleration। जब भी acceleration होगा तो लॉस होगा किसका, एनर्जी का। कोई भी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन हो रहा होता है तो उसमें एनर्जी का लॉस होता है। एंड ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल वुड बी रेडिएट एनर्जी। ये सारे पॉइंट्स हैं। एंड द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी एंड फाइनली फॉल इन द न्यूक्लियस। चौथा पॉइंट, अगर ऐसा होता है देन एटम वुड बिकम हाईली अनस्टेबल एंड मैटर नॉट एग्जिस्ट, जैसा कि हम देखते हैं। कह रहे हैं कि मान लो अगर ये घूमते घूमते एनर्जी लॉस कर रहा है, रेडिएट एनर्जी, तो एक समय आएगा कि ये गिर जाएगा न्यूक्लियस में। और अगर ऐसा होता है तो एटम स्टेबल नहीं होगा और कोई भी दुनिया में मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये 4 पॉइंट जो मैंने बनाए हैं आप भी अपने नोटबुक में मार्क करके और क्लास नोट्स में लिख लेना एग्जैक्ट। कल तो विकास सर की भी क्लास होगी, क्यों प्रमित? मन करा तो लेते हैं वरना नहीं लेते हैं। चलो इसके बाद इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए आए हमारे बोहर साहब ने। बोहर साहब ने कहा कि भैया रदरफोर्ड ने जो बात कही है ना वो सही कही, गलत नहीं कहा, बस थोड़ा सा और ऐड ऑन कर लो। क्या? उन्होंने कहा बीच में न्यूक्लियस तो है, ये भी बात सही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है एक फिक्स ऑर्बिट में घूमते हैं और हर ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फिक्स होगा। ये ऑर्बिट है, पहले को बोला उन्होंने के सेल, एल सेल, एम सेल, सो। और हर सेल की जो एनर्जी है वो भी फिक्स है, ये बात उन्होंने कही। द एनर्जी ऑफ ईच सेल इज फिक्स। ये सेल है SHE और हर ऑर्बिट की अपनी एक फिक्स एनर्जी होगी और हर ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फिक्स कर दो। अगर ऐसा कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है उनको एनर्जी रेडिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी या उनका एनर्जी लॉस नहीं होगा। क्यों? कि उनको एनर्जी मिल रहा होगा उनकी ऑर्बिट से। उन्होंने कहा कि पहले ऑर्बिट में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दूसरे वाले में 8 हो सकते हैं, 3 4 6 7 8। इन्होंने बोला कि अगर ऑर्बिट को n मान लिया जाए तो जैसे k के लिए आपका n की वैल्यू 1, इसके लिए n की वैल्यू 2 और इसके लिए n की वैल्यू 3, तो फॉर्मूला दिया इन्होंने 2n²। यानी हर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इन्होंने फॉर्मूला दिया। जैसे अगर हम n की वैल्यू 3 रख दें, मतलब कि m सेल, तो कितना जगह 3 3 जा 2 9 9 2 जा 18, यानी कि आउटर सेल में जो है 18 इलेक्ट्रॉन इस वाले होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब बोले अब काम हो गया, अब कोई किसी की एनर्जी नहीं रेडिएट होगी, कम नहीं होगी और कोई गिरेगा नहीं, मस्त घूमते रहेंगे, झूमते रहेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं बोहर मॉडल, जो कि अभी भी फॉलो किया जाता है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल, स्टिल हम इसको फॉलो करते हैं। स्कूल में तो बता रहे थे कि फर्स्ट में सेकंड है और उसके बाद 8 है, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते एक शेल में। बताएंगे उसको उसको कहते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल कहता है कि अगर इफ ऑक्टेट की स्पेलिंग गलत है। इफ देयर इज, समझ गए ना, इफ देयर इज अ सेल विच इज आउटर सेल, अगर कोई सेल आउटर सेल है तो उसके अंदर 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो अभी हम आउटर बताएंगे, सेल क्या होता है? बताएंगे अभी, ठीक। अभी है टॉपिक, आगे आएगा। तो बोहर ने क्या कहा सुनिए। इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन रेज अगेंस्ट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, नील बोहर पुट अ फॉरवर्ड फॉलोइंग पोस्टुलेट। पहली बात, बोहर मॉडल आप हेड डालिएगा और ये 2 बातें अपने नोटबुक में लिखिएगा। पहली बात उन्होंने क्या कहा, only certain special orbit known as discrete orbit of electron are allowed inside an atom। कहा गया हर एटम के पास फिक्स ऑर्बिट होगा,
वो कैसे चलेगा पता आगे हम पढ़ेंगे, एटॉमिक नंबर से पता चलेगा। और हर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, सर ऑर्बिट दुनिया में किसी भी एटम के पास सबके पास होंगे ना? जितने जितने एटम एग्जिस्ट करते हैं सबके पास ऑर्बिट है, बिना ऑर्बिट के एटम नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? दूसरी बात, while revolving in a discrete orbit the electron do not radiate energy। बहुत इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने कहा अगर इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में है यानी अपने ही घर में है, अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, तो उसको एनर्जी रेडिएट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, या वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। ऐसी दो बातें इन्होंने बोली। बहुत इनको नोबेल प्राइज भी मिला इस बात के लिए, और ही गॉट अ नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क। ठीक है, इस ऑर्बिट को कहा गया शेल, ऑर्बिट को ही शेल कहा गया, और हर सेल का अपना एक एनर्जी लेवल होगा, उस एनर्जी लेवल को बोला गया के एल एम एन। तो अंदर वाला जो सेल होगा, सबसे अंदर वाला के एल एम एन, नंबर एन रखा गया, और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2n स्क्वायर होंगे हर सेल में। सर n से ज्यादा शेल नहीं हो सकते? हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं? ये तो उसके एटॉमिक आप बना के एम एल एन ओ पी क्यू आर इनफाइनाइट जा बना सकते हैं? हाँ ऐसा क्यों k से ही स्टार्ट है? ऐसा का कोई जवाब नहीं है भाई, हो सकता है उनको एबीसीडी नहीं आता होगा, वो भी बात है। के से आ रहा होगा, इसके पीछे का लॉजिक तो वही बता पाएंगे उनके आत्मा से पूछना। किस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे या किस एटम में कितने नंबर ऑफ सेल होंगे, इसको आप तभी बता सकते हो जब आपको एटॉमिक नंबर याद हो। एटॉमिक नंबर आपको बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं और अच्छे से समझाऊंगा ऑफलाइन क्लास में, क्योंकि इट रिक्वायर्ड ऑफलाइन क्लास। जो मैं कहना चाह रहा हूँ बिना ऑफलाइन के नहीं समझ आएगा, जो बताना चाह रहा हूँ एक कॉन्सेप्चुअल चीज है। तो इतना समझ लो कि कितने लोग या कितने इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर होंगे, वो उसके एटॉमिक नंबर से होता है। जैसे मान लो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इसका मतलब है कि सोडियम एटम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है। अभी इलेक्ट्रॉन समझ लो 11 गेस्ट है, और इस 11 गेस्ट को हमको कमरों में एडजस्ट करना है। आपके पास पहला कमरा है जिसका नाम है के कमरा, फिर दूसरा कमरा है उसका नाम है एल कमरा, ठीक है, दूसरे वाले कमरे का नाम है एल, और ऐसे सो। के वाले कमरे में 2 ही गेस्ट आएंगे, और इसमें 8 ही गेस्ट होंगे। 10 गेस्ट हो गए, 2 गेस्ट ऑक्युपाइड, 8 गेस्ट ऑक्युपाइड। जो बचा हुआ एक गेस्ट है वो बाहर वाले कमरे में सो जाएगा। इसको हम और अच्छे से समझाएंगे, इसी बाहर वाले कमरे को ही हम लोग वैलेंसी कहते हैं। इसके लिए मुझे ऑफलाइन क्लास लगेगी समझाने के लिए, फिर भी हम केवल थ्योरी चीज कर लेते हैं। ठीक है, हम समझाएंगे सारी बातें। अब न्यूट्रॉन पे आ जाओ। सो न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो जे चैडविक ने की थी। कहा इन्होंने कि न्यूट्रॉन भी सब एटॉमिक पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता है। It was eventually named as a neutron. Neutron are present in a nucleus of all except hydrogen. हाइड्रोजन के पास तो न्यूट्रॉन ही नहीं होता बेचारा, नो न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन के पास कोई न्यूट्रॉन ही नहीं है, बिना न्यूट्रॉन के बेचारा। और आपको बता दें यहाँ पे फॉर्मूला और लिख लो कि अगर एटॉमिक मास की बात की जाए, आपको अगर आपसे एटॉमिक मास के बारे में बात की जाए तो उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये भी लिख लेना। सो दैट इज फॉर टुडे। जो लोग लेट आए उनकी किस्मत, वीडियो रिकॉर्डेड अगर हो रही है तो वो मिल जाएगी अगर जिसने रिकॉर्ड किया, और नहीं तो मैं अपनी एक वीडियो भेज रहा हूँ जो लास्ट ईयर रिकॉर्ड किया था मैंने। लेट आओ कोई दिक्कत नहीं है, सही है।
कल अटेंडेंस टेस्ट भेज दोगे ना? कल टेस्ट आपको मैं दे दूंगा, अभी पेपर ही बनाने जा रहा हूँ एटॉम एंड मॉलिक्यूल्स का। सर देखो आप सुबह से क्लास ले रहे हो तो जाओ और सो जाओ। कितना ख्याल रखता है प्रमित मेरा। थैंक यू सर। थैंक यू प्रमित। मैं आपका भी रख रहा हूँ, बाकी को भी रख रहा हूँ। थैंक यू प्रमित। जाके सो जाना अभी। बिल्कुल प्रमित। टेक केयर प्रमित। कल टेस्ट होगा। जाके सो जा, हमें भी सोने तो तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा टेस्ट है भाई। अरे आप सो जाओ, कल बुला लेना। गुड नाइट, बाय बाय, गुड बाय बाय नाइट। बाय बाय गुड नाइट।